नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अब नेक्स्ट जनरेशन के पिनाका रॉकेट वॉरहेड सिस्टम के इंजीनियरिंग डिजाइन को सपोर्ट करने के लिए एक सलाहकार की तलाश कर रही है। ये जो सलाहकार होगा यानी कि ये जो कंसल्टेंट होगा वो पिनाका रॉकेट फैमिली के लिए अलग अलग वॉरहेड प्रणालियों और उनके महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के सावधानी पूर्वक इंजीनियरिंग डिजाइन करने के लिए जिम्मेदार होगा। आपको बता दें कि 120 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की विस्तारित रेंज वाले दो नए संस्करणों की योजना बनाई जा चुकी है, जिससे पिनाका की जो पहुंच है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और ये जो कंसल्टेंट होगा वो विशेष रूप से नेक्स्ट जनरेशन के पिनाका सिस्टम के लिए वॉरहेड डिज़ाइन पर ध्यान देगा। भारत की तोपखाना क्षमताओं को मजबूत करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन के हथियारों के साथ एडवांस पिनाका रॉकेट सिस्टम का विकास महत्वपूर्ण है और ये परियोजना भारतीय सशस्त्र बलों को उन्नत मारक क्षमता, सटीकता और अधिकतम रेंज से लैस करेगी, जिससे कि वे वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत के जो स्टार्टअप्स हैं वो लगातार ड्रोन्स को इनोवेट कर रहे हैं और अलग अलग मिशंस के लिए इन्हें तैयार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो इंडियन ड्रोन मेकर्स हैं यानी कि भारतीय ड्रोन निर्माता, वो अब ऐसा काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम तैयार कर रहे हैं जो कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से निशाना साधेंगे। इसीलिए भारत का ड्रोन उद्योग काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम पर फोकस कर रहा है, जिसमें कि वो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। और अब काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम को लेकर कई सारे बदलाव आ रहे हैं, इसीलिए जो फोकस है उसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के साथ शिफ्ट किया गया है। अभी तक दोस्तों जो काइनेटिक मेथड्स हैं वो काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम का मुख्य आधार रही हैं, लेकिन इनकी अपनी एक रेंज होती है। लेकिन इसके इस्तेमाल से शहरी वातावरण में जो ड्रोन का मलबा है उसके गिरने का खतरा ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा जैमिंग भी लेजिटिमेट रेडियो फ्रीक्वेंसी को बाधित कर सकती है। लेकिन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन संभावित रूप से सुरक्षा और अधिक सटीकता का समाधान प्रदान करते हैं। ये सिस्टम ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक्स को बाधित करते हैं या उन्हें अक्षम करने के लिए हाई एनर्जी वाले लेजर या फिर माइक्रोवेव जैसी फोकस्ड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इसे बिना किसी अतिरिक्त क्षति के प्रभावी ढंग से ग्राउंड किया जा सकता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की क्षमता को पहचानते हुए भारतीय निजी क्षेत्र के ड्रोन निर्माता एक्टिवली अब काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम एप्लीकेशन के लिए अपने अपने काम पर लग गए हैं। हालांकि दोस्तों जो स्पेसिफिक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन प्रोजेक्ट है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये भारत की काउंटर अनमैन्ड एरियल क्षमताओं के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट का संकेत देती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीआरडीओ ने अर्जुन मार्क 1 मेन बैटल टैंक के लिए एडवांस हाइड्रो गैस सस्पेंशन यूनिट यानी कि ASHU का अनावरण किया है और ये नई टेक्नोलॉजी अर्जुन मार्क 1 में मौजूद हाइड्रो न्यूमेटिक सस्पेंशन यूनिट से एक महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन का प्रतिनिधित्व करती है। आपको मैं बता दूं कि ये जो एडवांस हाइड्रो गैस सस्पेंशन यूनिट है ये एक ट्रेलिंग आर्म टाइप सस्पेंशन सिस्टम है, जिसे कि विशेष रूप से अर्जुन मार्क 1A के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक गैस स्प्रिंग और एक इंटीग्रेटेड हाइड्रोलिक डैम्पर शामिल है, जो कि पिछले हाइड्रो प्यूमेटिक सस्पेंशन यूनिट से काफी ज्यादा फायदे प्रदान करेगा। आपको बता दें कि इस नए ASHU सिस्टम से कई फायदे मिलेंगे टैंक को, जैसे कि अर्जुन मार्क 1A को एक बेहतर हाई स्पीड क्रॉस कंट्री गतिशीलता मिलेगी। ये उबड़ खाबड़ इलाकों में तेजी से अपनी आवाजाही कर सकता है, जिससे कि टैंक की जो टेक्टिकल प्रभावशीलता है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा ये जो ASHU है इसका डिजाइन अधिक स्थिर फायरिंग प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करता है, यानी कि जब टैंक चल रहा है और उस दौरान ये फायर करता है तो ये स्टेबलाइज रहेगा, यानी कि ये गतिशील लक्ष्यों के विरुद्ध फर्स्ट हिट प्रोबेबिलिटी प्रदान करेगा, जो कि मॉडर्न टैंक्स के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसके अलावा अर्जुन मेन बैटल टैंक की सीरीज पहले से ही अपने हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन के कारण बेहतर सवारी आराम के लिए भी जानी जाती है। आपको बता दें कि अर्जुन मार्क 1A अपने बड़े हुए कवच और अतिरिक्त सुविधाओं के साथ मार्क 1 की तुलना में अधिक भारी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यूए के एज ग्रुप ने भारत के HAL के साथ बातचीत की है ताकि रीच एस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन का जॉइंट डेवलपमेंट किया जा सके, यानी कि साथ में मिलकर इसे बनाया जा सके, जो कि इंडिया स्पेसिफिक वेरिएंट होगा। आपको बता दें कि ये जो रीच एस ड्रोन है ये 120 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसका एल्टीट्यूड 22,000 फीट का है और इसका इंप्रेसिव एंड्योरेंस है 24 घंटे का। और आपको बता दें कि इसकी क्रूजिंग स्पीड है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ ही इसकी कम्युनिकेशन रेंज 200 किलोमीटर तक है। ये इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्निशंस के लिए काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल प्रिसीजन ग्राउंड अटैक के लिए किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों यूए की एज ग्रुप भले ही भारत के लिए ये ऑफर प्रदान कर रही है, लेकिन इससे भारत का कहीं ना कहीं अपना स्वदेशी प्रोग्राम भी हैम्पर होगा। और कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी किया है
इंडियन कंपनीज के लिए, ताकि एक नया एक्सपेरिमेंट अनमैन्ड एरियल व्हीकल तैयार किया जा सके। तो बात साफ है कि इस तरीके की खबरें तो आती रहेंगी, ऑफर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है केवल मेक इन इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना काफी तेजी से 145 किलोमीटर रेंज वाली चाइना की PL-15E को शामिल कर रही है, जिन्हें कि वो अपने JF-17 और J-10C में लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत को देखा जाए तो भारत ने केवल 250 यूनिट्स का लिमिटेड ऑर्डर दे रखा है 110 किलोमीटर वाली अस्त्रा मार्क 1 के लिए, जो कि भारतीय वायुसेना के 260 Su-30 फाइटर जेट्स के लिए काफी कम है। आपको बता दो कि 160 किलोमीटर वाली जो अस्त्रा मार्क 2 और 350 किलोमीटर वाली अस्त्रा मार्क 3 है, उन पर अभी काम चल रहा है और इन्हें इंडक्ट होने में यानी कि डिप्लॉयमेंट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ऐसे में सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि अब चाइना की जो PL-17 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है, वो भी आसानी से पाकिस्तान के लिए उपलब्ध है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। DRDO अब एक ऐसे प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है जो कि सरफेस वेव ओवर द हॉराइजन रडार होगा, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर होगी और इसे आगे स्काई वेव ओवर द हॉराइजन रडार में तब्दील किया जा सकता है, जिसकी डिटेक्शन रेंज तो 1000 किलोमीटर तक होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। आप सब जानते हैं कि दक्षिण कोरिया अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को तैयार कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ कोरिया अब पूरी तरीके से अपने इस फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए अमेरिका पर डिपेंड है, जिसमें कि रैथियन और नॉर्थरोप ग्रुमन शामिल है, जिनका इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि साउथ कोरिया ने 15 इंडोनेशियाई इंजीनियर्स को पकड़ा था, जिनके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो कि KF-21 जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। उन्होंने इसकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पेन ड्राइव के माध्यम से चुरा ली। अब दोस्तों ऐसे में ये कहा जा रहा है कि भारत का जो AMCA प्रोग्राम है वो आत्मनिर्भरता पर ध्यान देने वाला प्रोग्राम है, जिसमें कि जासूसों के द्वारा जानकारी चुराने का रिस्क भी काफ़ी कम है। इसके अलावा जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उस पर भी भारत ने अपनी सिक्योरिटी टाइट कर रखी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। DRDO अब इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनर्स को देख रहा है, जो कि मानिक स्मॉल टर्बोफैन इंजन के कंपोनेंट्स, इसके मेजर सिस्टम, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट और लीड इंटीग्रेशन करेंगे इस इंजन का। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अपाचे हेलीकॉप्टर दोस्तों सबसे घातक हेलीकॉप्टर माना जाता है, आप सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों अब अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, जो कि सुरक्षा को लेकर हैं। और पिछले 2 महीनों में करीबन 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स, और अमेरिका ने पिछले 2 महीनों में कम से कम 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स खो दिए हैं, जिनमें कि 2 पायलटों की मौत भी हो चुकी है। आखिरी दुर्घटना 27 मार्च को हुई थी, जिसमें कि AS-64 अपाचे हेलीकॉप्टर अपना नियमित प्रशिक्षण अभ्यास कर रहा था और इस दौरान वो दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें कि पायलट को कुछ मामूली चोटें आई। लेकिन इससे पहले जो अपाचे हेलीकॉप्टर की दुर्घटना थी उसमें 2 पायलटों की मौत हो गई। अब समस्या दोस्तों ये है कि भारत भी अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहा है और भारतीय सेना के लिए भी दोस्तों अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये तो है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करना भी कहीं ना कहीं बाद में एक बड़ी समस्या खड़ा कर सकता है, क्योंकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स पश्चिम और पूर्व दोनों मोर्चों पर 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रही है और सेना ने भी AS-64E का ऑर्डर दिया हुआ है, जो कि रेगिस्तानी कैमोफ्लेज के साथ आएंगे। यूरेशियन टाइम की एक खबर आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत को भी आने वाले वक्त में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर अपाचे में इस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। आपने देखा होगा दोस्तों F-35 के मामले में भी कुछ इसी तरीके की समस्या आई। बीच में चीनूक को लेकर भी ये बात आई थी, लेकिन अमेरिका ने उस दौरान तुरंत कह दिया था कि हमारे पुराने वर्जन वाले चीनूक्स हैं। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। मुंबई को अब देश का पहला ट्राई सर्विस बेस बनाने पर विचार किया जा रहा है, जिसे कि तीनों सेनाओं के बीच आपसी संयुक्तता को बढ़ाने के लिए तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर अभी जो टॉप सैन्य नेतृत्व है वो विचार कर रहा है, जल्दी इस पर फैसला आ जाएगा। दरअसल भारत के पास वर्तमान में कोई सामान्य रक्षा स्टेशन नहीं है, केवल अंडमान और निकोबार कमांड 2001 में स्थापित एकमात्र पूरी तरीके का ट्राई सर्विस कमांड है और एक सामान्य रक्षा स्टेशन में नौसेना, सेना और इंडियन एयरफोर्स की सभी सुविधाओं का संयोजन शामिल होगा, जिसमें कि लॉजिस्टिक, बुनियादी ढांचे, मरम्मत और रखरखाव, इसके साथ ही स्टोर और आपूर्ति शामिल है। कहा जा रहा है कि मुंबई में नौसेना की उपस्थिति को देखते हुए वहीं पर इसे तैयार किया जा सकता है। भारत की स्वदेशी फर्म SSS डिफेंस को उत्तर प्रदेश पुलिस को 99,196 की मात्रा में 9x19 mm बॉल एमुनेशन की आपूर्ति के लिए ऑर्डर मिला है। आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल बैरेटा, ब्राउनिंग, FN मॉडल GP, ग्लॉक 6 एयर, स्टेयर, टॉरस, वेल्थर, HK USP और इसी जैसी पिस्टल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपने के फैसले को लेकर जो हमारी पुरानी सरकार थी उन पर एक निशाना साधा है। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किस तरीके से हमारे देश की अखंडता और हितों को कमजोर किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की ये जो प्रतिक्रिया है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि कैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उस दौरान की भारत सरकार ने 1974 में कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। इसके अलावा आरटीआई की रिपोर्ट में कई आंखें खोलने वाली और कई तथ्य सामने आए हैं, जिसमें यह कहा कि इस कदम से लोग आज भी नाराज हैं। बता दें कि इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को बिना कहे कच्चातीवू को उनको दे दिया। कच्चातीवू के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं, जहां तमिलनाडु के रामेश्वरम जिलों के मछुआरे जो हैं वो अक्सर जाते हैं, क्योंकि भारतीय जल की मछलियां खत्म हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों इन मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करनी पड़ती है, लेकिन श्रीलंका की नौसेना इन्हें हिरासत में ले लेती है। ये द्वीप हिंद महासागर में भारत के दक्षिण के छोर पर है। ये भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में स्थित है। बता दें कि ये 285 एकड़ में फैला हुआ है और ये द्वीप जो था वो 17वीं शताब्दी में मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। ऐसे में दोस्तों आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि हम लोग राजनीतिक बातें कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों राजनीति भी बहुत बड़ी बात है देश की संप्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि उनके हाथ में डोर होती है देश की रक्षा की। ऐसे में दोस्तों पहले की सरकारों ने वाकई में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। कोको आइलैंड का मैं आपको उदाहरण दे दूं, उसे भी भारत ने अपने हाथ से जाने दिया। उस दौरान नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री होते थे, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने कच्चातीवू जो द्वीप है वो श्रीलंका के हवाले कर दिया। इसके अलावा दोस्तों चाइना ने जो हमारी जमीन हड़पी 1962 की जंग में, तब भी हमने कुछ नहीं किया। तो बहुत चीजें हैं दोस्तों। फिलहाल इस पूरे सिनारियो के बारे में आपको क्या लगता है और आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों बीएसएफ की इंटेलिजेंस को तरन तारण जिले के सीमावर्ती इलाके में एक ड्रोन की मौजूदगी की सूचना मिली थी और इस सूचना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी गई और तलाशी अभियान भी चलाया गया। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को सफलतापूर्वक बरामद किया, लेकिन खास बात यह रही कि दोस्तों ये जो बरामद किया गया ड्रोन है वो चीन निर्मित DJI Matrix 300 RT के है। ऐसे में दोस्तों चाइना किस तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रहा है इन ड्रोन्स को देकर। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यूक्रेन ने हाल ही में रूस के ऊपर एक स्टॉर्म शैडो मिसाइल दागी, लेकिन ये मिसाइल फटी नहीं, जिसके बाद रशिया ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और अब रशिया के जो इंजीनियर्स हैं इस पूरी मिसाइल का स्टडी कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल एक घातक हथियार माना जाता है नाटो का। ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसे हवा से जमीन पर फायर किया जाता है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों को खत्म करने के लिए किया जाता है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि रशिया ने इस मिसाइल के डिजाइन और टेक्नोलॉजी का पूरी तरीके से स्टडी कर ली है और सवाल ये उठता है कि रशिया अब इससे एक और नया घातक हथियार तैयार कर सकता है। मिसाइल विशेषज्ञों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अपनी खुद के एडवांस रॉकेट साइंस क्षमताओं के साथ रशिया को इसकी नकल करने के लिए, यानी कि स्टॉर्म शैडो का अध्ययन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन रशिया इस मिसाइल से अपने आप को कैसे सुरक्षित करना है इसके लिए इसके कंपोनेंट्स की जांच कर सकता है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि इसके ऑनबोर्ड सिस्टम, इंजन और वॉरहेड से लेकर सॉफ्टवेयर तक कैसे काम करते हैं और एक दूसरे के साथ किस तरीके से तालमेल बैठाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।